हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? जो जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट 3 स्टार्ट कर दी है। और हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम पढ़ चुके हैं बेटा, और अब हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इस पे भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है बेटा, तो आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। आप लोग पहले वो वीडियो जरूर देख के आना बेटा, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा हमारे चैप्टर की तरफ। बहुत ही इजी चैप्टर रहने वाला है और आपका स्कोरिंग चैप्टर भी है, तो एग्जाम में आप इसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे बेटा चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स किसी भी यूनिवर्सिटी में हो बेटा, सेकेंड सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में जितने भी बच्चे हैं, हर यूनिवर्सिटी में उनका सेम ही सिलेबस होता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बेटा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा चैप्टर। तो मैं ऑलरेडी एक मेथड आपको पढ़ा चुकी हूँ बेटा, विच इज नेट एसेट बेस्ड मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्निंग बेसिस। हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं बेटा कि शेयर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था कि एसेट्स के हिसाब से कैसे हमारी वैल्यूएशन जो होती है वो फाइंड होती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि अर्निंग्स हमारे प्रॉफिट के हिसाब से हमारी जो शेयर की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके भी बेटा दो मेथड है हमारे। सबसे पहला है यील्ड मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा मार्केट वैल्यू मेथड। तो आपके एग्जाम में कुछ भी आएगा बेटा, नाम देख के आप कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, तो आपको इन सबके नाम पता होने चाहिए, किसी भी नाम से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो वन बाय वन पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चैनल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको सारी चीजें समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैंने बहुत ही इजी वे में ये चैप्टर बेटा आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा यील्ड मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड। देखो, इसमें क्या होता है, यील्ड मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड का क्या मतलब है बेटा, कि इसमें हम लोग देखते हैं कि हमें जो एक्चुअल नॉर्मल रिटर्न है, एक्चुअल हमारा जो रिटर्न है बेटा, ठीक है, एक्चुअल रिटर्न जो है, ठीक है, वो कितना ज्यादा या कम है हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यील्ड मेथड में हम ये देखते हैं, यील्ड का मतलब क्या होता है। चलो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। यील्ड का मेथड होता है बेसिकली बेटा कि कितना आप अपने शेयर पर अर्न कर रहे हो, कितना आप क्या कर रहे हो बेटा, अर्न कर रहे हो। तो आप जितना अर्न करते हो बेटा अपने करंट सिक्योरिटी पे, आपको जितना रिटर्न मिलता है अपनी सिक्योरिटीज पर, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, यील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यील्ड मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड में हम यही देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था और हमारा एक्चुअल रिटर्न कितना था। ठीक है, तो देखो, अंडर दिस मेथड द वैल्यूएशन ऑफ शेयर अराइव बाय कंपेयरिंग दी, देखो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है बेटा, विद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक्चुअल नहीं, यहाँ पे राइट वर्ड जो होगा वो हम क्या लिख देते हैं, नॉर्मल। ठीक है बेटा, तो आपको लोग कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल रिटर्न, if the expected rate of return is more than the normal rate of return, the paid up value of the share increased। मतलब क्या होगा बेटा, अगर हमारा एक्सपेक्टेड ज्यादा है, अगर हमारा एक्सपेक्टेड ज्यादा है किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारी शेयर की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो रही होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, हाउएवर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज लेस if the expected rate of return is lower than the normal rate of return। ठीक है बेटा, और अगर हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होंगे वो कम होंगे और नॉर्मल रिटर्न ज्यादा होंगे, तो हमारी जो वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस जो होगा शेयर्स का, वो क्या होगा बेटा, लो होगा। ठीक है, तो आपको बस दो ही बातें ध्यान में रखनी है बेटा, नॉर्मल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हमारा ज्यादा होगा नॉर्मल रिटर्न से, तो हमारे मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो बढ़ जाएगा। बट अगर इसका उल्टा हुआ, नॉर्मल रिटर्न जो हुआ वो ज्यादा हुआ एक्सपेक्टेड से, तो हमारा मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बेटा एक क्वेश्चन, पहले मैं फॉर्मूला देख लेती हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या निकालनी है, सबसे पहले आपको निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर और सिक्योरिटी। देखो बेटा, जब आप मार्केट वैल्यू निकालोगे तभी तो आपको पता चलेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो वैल्यू पर शेयर हम कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड, जितना भी डिविडेंड एक्सपेक्ट है सिक्योरिटी पे, अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। ठीक है, अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप दोनों फॉर्मूलाज है बेटा, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी आप उस हिसाब से अपना मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो।
ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूलाज को जो है बेटा वो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू एक्स लिमिटेड। कैपिटल 4500, 8% preference share of rupees 100 each fully paid and 50,000 equity share of rupees 10 each fully paid। मैं आपसे एक और बात कहूंगी बेटा, ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आप एक बार नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को, क्योंकि मैं बार बार इधर उधर नहीं करूंगी बेटा, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं बस सोल्यूशन करूंगी, ठीक है, तो आपको आपके सामने क्वेश्चन रहेगा तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो इन सारी चीज को लिख लो बेटा। दूसरी बात, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है बेटा, एंड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपको दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ये दे रखा है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ये आपको दे रखा है, 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स ये भी आपको दे रखा है। ठीक है, फिर क्या बोला है बेटा, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि आपको एसेट वाले मेथड से ये निकालना है, ठीक है, नेट एसेट मेथड से, एंड द वैल्यू पर इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड यील्ड, और यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड भी निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होंगे बेटा, आ सकते हैं, जहां पर आपको नेट एसेट से भी निकालना है और डिविडेंड यील्ड बेसिस पे भी निकालना है। ठीक है, एज्यूम दैट आउट ऑफ द टोटल एसेट, एसेट्स वर्थ रुपीज 4,000 क्या है बेटा, फिक्टिशियस। आई बात समझ। तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो दो मेथड दे रखे हैं बेटा, हम दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारा पहला मेथड। तो फर्स्ट मेथड है बेटा हमारा इंट्रिंसिक, और आप मेरे साथ करते रहना, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो बेटा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब देखो बेटा, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करवाया था तो हमने क्या किया था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। हाँ याद है या नहीं है, देखो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, हमने कैसे किया था बेटा, देखो हमने टोटल एसेट्स ली थी बेटा, राइट, हमने टोटल एसेट्स ली थी, माइनस क्या कर दी थी बेटा, हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज हमने माइनस कर दी थी, और फिर हमने नेट एसेट निकाल के फॉर्मूला लगा के और अपना शेयर का प्राइस निकाल लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, देखो ये सेम ही मेथड है, बस इसमें अप्रोच दूसरी है। देखो हमेशा बेटा दो अप्रोचेस होती है, एक तो एसेट साइड अप्रोच होती है, एसेट साइड, और एक होती है अपनी लाइबिलिटी साइड। ठीक है, मैं आपको बैलेंस शीट ही बना देती हूँ। ठीक है, ये वो बैलेंस शीट है बेटा जो हम बचपन में पढ़ते थे, बचपन इन सेंस 11th क्लास। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होती है, हमारी सारी एसेट्स होती है बेटा, गुडविल हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ठीक है, और क्या हो जाता है बेटा, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, हमारी लाइबिलिटीज होती है। सबसे पहले कैपिटल होता है, इसमें हमारा ऐड होता है बेटा प्रॉफिट। ठीक है, कोई रिजर्व्स होते हैं तो वो हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बैंक लोन हो जाता है, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी, फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ। अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कैसे निकालना है अमाउंट, अब देखो आपको ये भी पता है कि एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल दोनों क्या होंगे, सेम टू सेम। मतलब अगर यहाँ पे 2 लाख है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए बेटा, 2 लाख होना चाहिए। हाँ है ना, बात समझ आ रही है। तो हम पहले क्या कर रहे थे बेटा, इस साइड का टोटल करके इन दोनों को माइनस कर दे रहे थे, तो हमारा आंसर आ जा रहा था। बट अगर मुझे आप ये बताओ, अगर मुझे ये गिवन नहीं है और ये गिवन नहीं है, और अगर मुझे ये गिवन है, अगर मुझे ये गिवन है बेटा, तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा बेटा। ठीक है, अभी कैसे आएगा वो अभी मैं देखो प्रूफ करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चलो वो भी करते हैं, हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, तो सबसे पहले आप लिख लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है बेटा, 4500 बेटा शेयर्स है, 10 रुपए का फुल्ली ईच है, तो ये कितना हो जाएगा, 4500 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा बेटा अपना 4,50,000। ठीक है, चलिए अब इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा मैं बहुत स्लो इसीलिए पढ़ाती हूँ, ठीक है, ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए, क्योंकि हर बच्चे की स्पीड जो होती है वो तेज नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग
अच्छे से पढ़ो, बस मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख होगा, ये फर्स्ट लाइन में ये सारी चीजें दे रखी है बेटा हमको, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो दोनों अप्रोचेस से आप ये कर सकते हो, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आप एग्जाम में उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्या होंगी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वो कितनी है बेटा? 85,000, ठीक है। इन सब का जब आप टोटल करोगे बेटा तो योर टोटल वुड बी 10,85,000, ठीक है, 10,85,000। अब इसमें से हमें लेस क्या करना है? हमें लेस करना है बेटा इसमें फिक्टिशियस एसेट, हमें क्या ऐड करना है, लेस करना है बेटा इसमें फिक्टिशियस एसेट जो हमें दी हुई थी ना। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी बेटा, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट हमारी यहाँ पे कितनी? 4,000 है, तो ये हम माइनस कर देंगे बेटा। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होती है बेटा जो एक्चुअल में हमारी एसेट नहीं होती है, पर हम समझते हैं कि वो क्या है, हमारी एसेट है, ठीक है। माइनस कर देंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विच इज 85,000, ठीक है। बात समझ आ गई? तो अब जो हमारे पास बचा एक्चुअल में पैसा, वो कितना बचा बेटा? 9,96,000। आप लोग कहोगे मैम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमने यहाँ से भी माइनस करा, यहाँ से भी माइनस करा, तो देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, हाँ या ना? ठीक है, तो देखो मैंने यही किया है। ये वाला जो पूरा पार्ट है बेटा, ठीक है, वो किसका है? मेरा टोटल एसेट्स का है, ठीक है। फिर उसमें से मैंने क्या कर दिया बेटा? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया 9,96,000। ये कौन सा पैसा आया है बेटा? ये हमारी आ गई है नेट एसेट्स, ये हमारी क्या आ गई है बेटा? नेट एसेट्स आ गई हैं, जो कि अवेलेबल है किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, हाँ या ना? बात समझ आ गई? विच इज 9,96,000, ठीक है। तो ये पैसा हमारे शेयर होल्डर्स के लिए क्या है बेटा? अवेलेबल है। अब इसमें से हम क्या लेस कर देते हैं बेटा? इसमें से हम इसमें एक ही लाइन है, इसमें से हम लेस कर देंगे बेटा प्रेफरेंस शेयर, लेस कर देते हैं यहाँ से हम प्रेफरेंस शेयर्स। देखो अगेन प्रेफरेंस शेयर कितने के बेटा? 4,50,000 के, ठीक है। तो ये 4,50,000 आप माइनस कर दोगे तो दिस वुड बी 5,46,000। तो बेसिकली ये जो पैसा बचा है, ये जो एसेट्स बची हैं वो किसके लिए है बेटा? शेयर होल्डर्स के लिए। तो एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है। बात समझ आई इतनी? अब बस निकाल लो आप वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स। वो हम कैसे निकालते हैं बेटा? जितना हमारे पास पैसा बचा होता है शेयर होल्डर के लिए, वो कौन में बेटा? जितने हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो देखो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं कितने के बेटा? 50,000 के हमारे इक्विटी शेयर्स, हाँ 50,000 इक्विटी शेयर्स है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो योर डिवाइड कर दोगे तो योर आंसर वुड बी 10.9। तो ये हमारी क्या आ गई बेटा? वैल्यू पर इक्विटी शेयर। हर इक्विटी शेयर पर हमें कितना पैसा वो हो रहा है बेटा? हमें कितना पैसा चाहिए? 10.92 पैसा होगा, ठीक है। हर इक्विटी शेयर को 10.92 हमारी कंपनी क्या करेगी बेटा? देगी। आई बात समझ? तो आई होप इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मेथड मैंने ऑलरेडी बेटा लास्ट वीडियो में करवाया हुआ है, तो आप लोग जाके ये वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा अपना सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है हमारा? सेकंड मेथड है हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है बेटा। इस पे हम अपने प्रॉफिट से रिलेटेड, अपने डिविडेंड से रिलेटेड, अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड क्या करते हैं बेटा? बात करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप ये देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा प्रॉफिट, क्योंकि देखो डिविडेंड जो होता है बेटा वो किस में से जाता है? प्रॉफिट में से जाता है, ठीक है। तो हम इसमें प्रॉफिट लेते हैं बेटा आफ्टर टैक्स। किसका लेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा 1,05,000, चेक करो आप, 1,05,000, ठीक है। डन। अब हम क्या करेंगे बेटा? देखो लेस कर देंगे इसमें से। अब आप देखो आपको क्वेश्चन में बोला है 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब इसमें से 5% हमने किस में ट्रांसफर कर दिया बेटा? रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बेसिकली हमें उतना वो प्रॉफिट चाहिए बेटा जो हमारे शेयर होल्डर्स को हम क्या कर सके? बांट सके। तो पहले और भी तो चीजें हैं वो देनी पड़ेगी हमने, है ना। उसके बाद ही हमें जो प्रॉफिट बचेगा वो हम शेयर होल्डर्स को बांट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व,
ट्रांसफर टू रिजर्व। तो हमें कितना बांटना है बेटा? 10%। तो इसका 10/500 हम क्या कर देंगे? रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिविडेंड देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड ऑन, आपको लोगों को पता ही है बेटा, शेयर इक्विटी शेयर्स वाले जो होते हैं, सबको दे दुआने के बाद जितना भी मिलता है, जितना भी बचता है पैसा, वो किसको दिया जाता है बेटा? वो दिया जाता है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो यहाँ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हो गया बेटा 36,000। ये निकाला कैसे हमने? 4,50,000 का 8%। ठीक है बेटा, आई बात समझ? तो ये क्या हो गया हमारा? डिविडेंड हमने माइनस कर दिया। अब जो हमारे प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, अब हमारे पास क्या है बेटा? प्रॉफिट्स। यहाँ पे लिखो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आप जब इसको माइनस करोगे तो योर आंसर वुड बी 58,500। ठीक है बेटा, डन। क्या निकालते हैं? अब हम निकालेंगे बेटा रेट ऑफ डिविडेंड। हम क्या निकालेंगे? रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड हम किसकी निकालेंगे बेटा? राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। किसकी निकालेंगे बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो देखो, रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा बेटा? जितना हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ आप लोग के लिए एक बार। ठीक है, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है बेटा, आप लोग मेरे साथ लिखते रहोगे। अब हम अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा? अपॉन में लिखेंगे बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू में क्या कर देंगे? 100 लिख देंगे। तो अभी देखो, जैसे हमें ये 8% प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट दी हुई थी ना, वैसे ही अब हम क्या निकालने के? इक्विटी शेयर होल्डर्स पे हम कितना डिविडेंड देंगे। तो ये हो गया बेटा 58,500, जितना हमारा प्रॉफिट आया है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना है बेटा? 5 लाख का है। देखो, 50,000 शेयर थे, 100 रुपए का नहीं, 10 रुपए का एक शेयर था, तो हमारा कितना हो गया? 5 लाख। तो इसको जब हमने कैलकुलेट करा तो योर आंसर वुड बी 11.70। चलो उसको मिटाई देते हैं, अच्छे से लिखते हैं वरना समझ नहीं आएगा। विच इज 11.70। ठीक है, तो ये आ गया बेटा अपना रेट ऑफ डिविडेंड। ये क्या आ गया हमारा? रेट ऑफ डिविडेंड। सॉरी, ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने क्या निकाली है? हमने निकाली है परसेंटेज। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 11.70%। आ गई बात समझ? तो ये तो हमारा डिविडेंड निकल गया बेटा। अब हम निकालेंगे वैल्यू पर इक्विटी शेयर। वैल्यू पर इक्विटी शेयर, क्योंकि एट लास्ट तो हमें यही निकालना है बेटा, है ना, कि हम एक इक्विटी शेयर को कितना पैसा देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा हमारा रेट ऑफ डिविडेंड। आप लोग ये लिखते जाओ, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में हम लिखते हैं बेटा एनआरआर। एनआरआर क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, फॉर्मूलाज का ही खेल है बेटा, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। अब देखना इधर, देखो बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड हमारा कितना निकला है? 11.7 निकला है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में देख कर आओ कितनी है बेटा? 10 है। 10 है। पेड अप वैल्यू कितनी है? मतलब देखो, इक्विटी शेयर रुपीज, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो ये 10 से 10 बेटा कैंसिल। तो हमारा जो आंसर आ गया वो भी 11.70। तो ये वो पैसा आया है बेटा हमारा, एक इक्विटी शेयर पे हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? 11.70। तो ये जो मेथड होता है बेटा, वो किस बेसिस पर होता है? ईल्ड बेसिस पर होता है। ईल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? ईल्ड मतलब कि कितना हम अपनी सिक्योरिटी पे, अपने करंट अर्निंग्स पर क्या कर रहे हैं बेटा? हमें रिटर्न मिल रहा है। वही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम बोलते हैं बेटा यील्ड। ठीक है, तो आई होप ये दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो दिखे, होंगी हेल्प हो एग्जाम में। ठीक है, अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि एग्जाम भी आने वाले हैं तो अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल दी वेरी बेस्ट बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।